बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है कि रमज़ान के बाद अगर आप रेगुलर रूटीन शुरू करते हैं तो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें स्टमक के इश्यूज़ हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं। तो मेरा ईद पे एक शो आया था, उसमें भी यही डिस्कस हुआ था कि आप अपनी जो रूटीन है वो कैसे रेगुलर कर सकते हैं। देखिए, जब आप कोई भी रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी को 2 से 3 दिन लगते हैं उस रूटीन में आने के लिए। तो रमज़ान में हम सिर्फ सहरी और अफ्तारी का खाना खाते हैं, जो कि एक नॉर्मल लोग खाते हैं, और जो माशाल्लाह मेरी तरह है वो 2-3 खाने खा लेते हैं, मतलब अफ्तारी के बाद भी खा लेते हैं। तो रमज़ान में आप रेगुलर रूटीन आपकी होती है कि आप 2 दिन खाना खाते हैं। वो 2-3 दिन आप जब शुरू के रोज़े रखते हैं तब आपको प्रॉब्लम आता है कि आपकी रूटीन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। लेकिन जब जैसे ही आप रमज़ान को फॉलो करने लग जाते हैं, आप रोज़े रखते हैं, 10-12 रोज़े होते हैं, तो आपकी रूटीन जो है वो रेगुलर हो जाती है कि आपने सुबह सहरी के टाइम खाना खाना है और अफ्तारी के टाइम खाना खाना है। आपका इम्यून सिस्टम, आपका स्टमक सिस्टम, उस हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका होने लग जाता है, डाइजेशन होने लग जाती है, उस एक्सक्रीशन और अब्जॉर्प्शन वगैरह सारा कुछ उस हिसाब से होने लग जाता है। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, ईद का दिन आता है, माशाल्लाह ईद का जो पहला दिन ही आता है, तो सुबह को हम नमाज से पहले कुछ मीठा खा के जाते हैं। तो सुन्नत तरीका तो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक अमाउंट में खजूरें खाते थे, 1, 3, 5, 7 आप खजूरें खा सकते हैं। और हमारे यहाँ जो नॉर्मल ट्रेंड है पंजाब में, पाकिस्तान में स्पेशली, कि वहाँ या डिफरेंट और जगह पे भी कि आप खाते हैं, शीर खुरमा खा लेते हैं, सेवियाँ खाते हैं, उसके बाद ये शाही टुकड़े वगैरह बनते हैं, डबल रोटी के बनते हैं, तो वो कुछ हैवी सिस्टम होता है। तो हमें अगर वो खाना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सुबह फजर के बाद वो खा लें, ताकि वो सिर्फ जो सहरी से और उस मील के तकरीबन जो गैप है वो 1 से 2 घंटा रहे, ताकि आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। तो आप लोग प्रेफरेबल ये है कि आप खजूरें खाएं, और उसके बाद फिर आप शीर खुरमा वगैरह खा के उसके बाद आप नमाज वगैरह पढ़ने जाते हैं। ठीक है, अब ये ईद गुजर चुकी है तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, ताकि अब आगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो आगे फॉलो आपने करनी है डाइट। उसके बाद ईद की हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम रिश्तेदारों के घर जाते हैं या अपने घर जाते हैं। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि नाश्ता करते हैं। तो वो नाश्ते में भी कोशिश करते हैं कि हैवी नाश्ता हो जाए, नान चने हलीम वगैरह हो जाए, या डबल रोटी अंडा वगैरह हो जाए। मेरे हिसाब से डबल रोटी अंडा वगैरह ठीक है, ये कुछ बेटर ऑप्शन रहता है कि ये ज़्यादा हैवी नहीं होता। मतलब आप एक एक अंडा लेते हैं, 2 ब्रेड के स्लाइस लेते हैं, तो कुछ बेटर ऑप्शन है। उसके बाद फिर ऐसे ईद के दिन चलते रहते हैं। ऐसे ही काफ़ी लोगों को जो शिकायत होती है, वो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि उन्हें ईद के दिनों में डायरिया फेस करना पड़ता है, या कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह हो जाती है। वो इसीलिए होती है कि हमारी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट होने में 2 से 3 दिन लेती है, लेकिन कुछ लोगों का जो सिस्टम है वो इतना वीक होता है कि वो जो हम फूड लेते हैं उसका रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि आपको डायरिया हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इसका अच्छा हल ये है कि आप ओआरएस अपने साथ रखें, क्योंकि डायरिया की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो आप ओआरएस वगैरह अपने साथ रखें, वो पिएँ। और कोशिश करें कि 2 मील ही लें 2-3 दिन, और ग्रेजुअली इंक्रीज करें। अगर आपने 3 मील की तरफ जाना है, सुबह दोपहर शाम की तरफ, तो आप कोशिश करें कि सुबह को थोड़ा सा हैवी कर लें शहरी की तरह, दोपहर में हल्का फुल्का सैलड खा लें, या आप रोटी अगर खानी है तो आधी से एक रोटी खा लें, इतना हैवी ना करें, और रात को खाना खाएं। और अपनी वॉक वगैरह साथ ज़रूर करें। जैसा कि मेरी रमज़ान की रूटीन ही होती थी कि सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने जाते थे तो 1-2 चक्कर तब लग जाता था, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में सारा दिन गुजर जाता था। यूनिवर्सिटी में कोशिश करता था कि कोई बात नहीं, रोज़ा है, तो हम पैदल ही सफ़र कर लेते थे, कहीं दूसरे डिपार्टमेंट जाना होता था। तो रात को फिर से अफ्तारी के बाद आप कोशिश करें कि 1-2 चक्कर घर में ही लगा लें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें। ये एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, नमाज़ पढ़ने के लिए आप जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद जैसे ही आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी 2-3 दिनों के बाद, फिर उसके बाद आप जैसे मर्जी मील यूज़ कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और कोशिश करें कि अपने मील में रोटी भी रखें, चावल भी रखें, गोश्त भी रखें, सब्जियां भी रखें, फल भी रखें, ड्राई फ्रूट्स भी रखें। गर्मी सर्दी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपने ज़्यादा करनी है, कौन सी कम रखनी है, लेकिन कोशिश करें कि रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, गोश्त के अंदर प्रोटीन होता है, और अंडों के अंदर भी प्रोटीन और फैट होती है, और सब्जियों के अंदर वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर भी वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपके सारे फूड ग्रुप्स पूरे हो जाएंगे, और आप नॉर्मल रूटीन में अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और आपको कोई डेफिशिएंसी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए है, कोई भी डिजीज़ पर्सन है वो अपनी चेंजेस इस हिसाब से ला सकता है, जो भी उनको डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है या उसके बाद हाइपरटेंशन है। तो कोशिश करें कि मल्टीविटामिन एक ऐसी चीज़ है
ब्लेसिंग है कि मान लियो आप कोई भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी जो नॉर्मल डाइट रूटीन है उससे आपके जो वाइटामिन हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो आप कोशिश करें कि मल्टीविटामिन एक है। मल्टीविटामिन खाने का तरीका सबसे अच्छा है कि आप सुबह का नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद आप एक गोली जो है वो मल्टीविटामिन की खा लें। तो इंशाल्लाह मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है कि मैं यूज़ करता हूँ मल्टीविटामिन। तो उससे आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स रहती है, क्योंकि जब आपके बॉडी में जगह जगह दर्द होती है या आपको लेजीनेस फील होती है, तो उसका मकसद यही होता है कि आपके अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी है, जिसमें विटामिन और मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हो सकती है, जिंक की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, विटामिन डी की हो सकती है। तो इसको कोप अप करने के लिए आप कोशिश करेंगे, अगर डाइट से पूरा नहीं हो रहा काम, क्योंकि हमारी डाइट कॉम्प्रोमाइज़ है, तो प्रोसेस्ड चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से डाइट ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशियस नहीं होती, इसलिए कोशिश करेंगे मल्टीविटामिन यूज़ करें और अपने हौज़ मुजाहिद इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।